नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सूर्य बालाजी की कहानी मेरा विद्रोह। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कहानी पिता और पुत्र के संबंधों का सहज चित्रण करती हुई हमें बांध लेती है। तो आइए सुनते हैं सूर्य बालाजी की कहानी मेरा विद्रोह। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती हैं। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मैं गुनगुनाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन्हें मुंह तोड़ जवाबों से घोंप दूँ, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा। उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचने, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसूरते चले जाना। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उदंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधे पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। संस्कारों से शुद्ध भारतीय और तंगहाल मध्यवर्गीय गृहस्थ होने पर भी पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिला करा पाने में सफल हो गए थे। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। माँ पिताजी तो बल्कि भोजपुरी में बोलते और स्कूल में बोलना पड़ता मुझे खालिस अंग्रेजी में। 3-4 भाषाओं की खिचड़ी से मेरा दिमाग उखड़ गया। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही टीचर्स भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। कुछ बच्चों के पिता डोनेशन देने में आगे रहते, कुछ के स्कूल को और किसी तरह की सरकारी सुविधा देने में। मेरे पिताजी इनमें से किसी श्रेणी में नहीं आते थे। माँ यूँ तो इंटर पास थीं और मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थीं। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियों सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं जब पहली क्लास की रिपोर्ट लेकर घर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि 3rd आया हूं। पिताजी खुशी से अधिक उत्साहित थे कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल और मेहनत करेगा तो आसानी से फर्स्ट आ जाएगा। और इस पर अमल करने के लिए अगले साल मुझे और ज़्यादा मशक्क़त करने के लिए दिन रात समझाया जाने लगा। पढ़ाई के घंटे एवं कड़ाई और बढ़ा दी गई। शाम को ज़्यादा समय न निकाल पाने पर पिताजी स्वयं सुबह जल्दी उठने और मुझे भी उठाकर पढ़ाने लगे। लेकिन बावजूद इन सब मशक्क़तों के क्लास में एक नया लड़का रमन आ गया था। उसके पिता कोई बड़े ऑफिसर थे और वह एकदम मातृभाषा की तरह अंग्रेजी बोलता था। सारी क्लास पर उसका दबदबा छा गया था। पिताजी बुरी तरह झुंझला गए थे। थोड़ा मुझे भी भला बुरा कहा था, लेकिन हिम्मत न हारी उन्होंने। गर्मियों की छुट्टियों में अगले साल की सारी पुस्तकें उठा लाए और पूरी छुट्टियां मुझे डिक्टेशन देते, राइटिंग कराते और अंग्रेजी के पहाड़े के 3 3s are 9 करके बिता दी। मैं पूरी छुट्टियां और लड़कों की तरह न नानी दादी के घर गया, न बगीचे से आम चुरा पाया, न सड़कों चबूतरों पर गुल्ली डंडा खेल पाया। बस किताबों में सिर गाड़े रहा।
पिताजी का उत्साह बढ़ रहा था, मेरा मन मर रहा था। स्कूल में भी दूसरे बच्चों की मम्मियाँ महीने 2 महीने पर पढ़ाई वगैरह के विषय में पूछने आती, पर चूंकि मेरी माँ अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती थी, इसलिए पिताजी ही हमेशा आते, वह भी अक्सर 15 दिनों पर ही। करीब करीब सारी ही टीचर्स उन्हें जानने लगी थीं। क्लास की मिस उनके आने पर होठों के कोनों पर हल्के से मुस्कुराती और मैं तिलमिला उठता। अगले साल की पढ़ाई मेरे लिए और भी उबाऊ सिद्ध हुई, क्योंकि पूरी गर्मियों रटा हुआ कोर्स मुझे इतना नीरस और बेकार लगता कि दोबारा पढ़ने का मन ही न करता। कुछ घमंड भी कि सब कुछ तो पढ़ा हुआ है। मिस भी शुरू में एक बार जान लेने पर दूसरे लड़कों से प्रश्न पूछती। मैं ऊब कर क्लास में और बाहर दूसरों से भिड़ता, खुराफातें करता और तमाम अंग्रेज़ी हिंदी की गालियाँ देता। घर में बराबर स्टूपिड नॉनसेंस कहकर छोटे भाई बहन और माँ पर भी रुआब जमाने की कोशिश करता। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। मैंने भी जिद की। पिताजी ने मना किया। फिजूल 10 रुपये फेंकने से फ़ायदा, बेकार दिन भर थकोगे। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। बाद में भी हमेशा यह होता कि स्कूल में मिस पिकनिक के फ़ायदे बताती और घर पर पिताजी उसे पैसों की बर्बादी, कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। 1-2 रुपए देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही लेके जाऊं। रमन के बर्थडे की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हम दोनों में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसका बर्थडे है, और बर्थडे से एक दिन पहले कुछ अन्य दोस्तों के साथ मुझे भी एक गुलाबी कार्ड थमा दिया था। मेरे नाम से खालिस मेरे लिए मिला यह एक अनोखा निमंत्रण था। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता घर पहुंचा था, पर पिताजी ने कार्ड को जरा भी महत्व न दिया, उल्टे पढ़ाई के महत्व पर भाषण देने लगे। मुझे कुछ समझ में ना आया। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसके बर्थडे का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपने बर्थडे की तैयारियों का जो कुछ चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। नहीं जाना है, चुपचाप पढ़ाई करो। मैंने ज़ोर ज़ोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। पूरे गाल पर सख्त मर्दानी उंगलियों के लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थीं और एकदम आपे से बाहर हो पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। वे बाहर चले गए। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा मली और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर तथा तैयार कर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है, ज़रूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी हैं, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। पर बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, टॉफियाँ, गुलदस्ते सा सजा। उल्लास से, हमेशा हंसते से उनके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाते? मैं कई कई रातें, महीनों अपने बर्थडे का सपना देखता। रंगीन गुब्बारों, रिबनों की सजावट और सजावटी केक, और सुबह उठकर माँ से पूछता,
तुम और पिताजी रमन की तरह मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाते? उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उनके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। और चूंकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। ज़रूरतों का घेरा और कस गया था। शायद इसी वजह से माँ और दुबली, पिताजी और चिड़चिड़े तथा मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पिटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पर पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना करियर चौपट करने तक में मुझे एक मज़ा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके 3rd आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। चाहे कितना भी घोलकर पिला दूं, पर तू रहेगा 3rd का 3rd ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूं, अगले साल फेल होऊंगा, फेल। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता, अच्छा। पर पिताजी के होंठ बिदक जाते। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे। खींचकर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया, मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई है। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती है। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के इम्तहान नहीं दूंगा। साइकिल पंचर हो गई है तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से 1.5 रुपये किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटवाऊंगा, माथे पर फुलाकर संवारूंगा। कर लें जो कर सकते हो मेरा। मुझे शिक्षा देते हैं कि चादर के बाहर पैर नहीं निकालने चाहिए। मैं भी उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे नन्हे मस्तिष्क पर पढ़ाई का बोझ लाद कर तमाम ज्यादतियों के बीच उन्होंने भी तो अपने आर्थिक बौद्धिक दायरों से बाहर पैर निकालने की कोशिश की है। तब कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी। वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं, ठीक है, मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती। मैं भी इस इम्तहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। ऐसे नक्कारों का मेरे घर गुजारा नहीं होगा। बहुत पिला चुका सांप को दूध। मैं अंदर ही अंदर विद्रोह से फुफकारता हूँ। मैं भी देखूंगा। आपकी इज्जत धूल में मिलाने के लिए तो कुली कबाड़ी क्या, चोर उचक्का तक बन जाने में मुझे ऐतराज़ ना होगा। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर माचिस खरीदने आया था। अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जाने क्या मन में आया कि दुकान वाले से एक सिगरेट खरीद लेता हूँ। कनखियों पर ठहरी उनकी कुपित नज़रों के सामने एक भरपूर कश लेकर छोड़ देता हूँ। जानता हूँ
घर पहुंचकर खूब गरजेंगे, दहाड़ेंगे। दहाड़ें? मेरे मन का विद्रोह तृप्त होगा, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निःशब्द कातर रो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खिंचा आवाक खड़ा रह जाता हूँ। यह पिताजी ऐसा ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसी ही अवश्य मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? नहीं, एक बेआवाज चीख मुझे अंदर तक चीर गई है। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं, मेरे अपने ही आंसुओं की धार से। मैं निःशब्द कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। हाँ, मैं संधि चाहता हूँ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।